एक गांव में राखी अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। राखी का रंग दिखने में काला था, साथ ही साथ उसका कद छोटा होने के कारण उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी। राखी की सौतेली माँ निर्मला बहुत ही कट्टर और गुस्से वाली औरत थी। राखी के पिता एक बिजनेसमैन थे। वह अक्सर शहर में ही रहा करते थे और वहीं से अपनी बेटी की परवरिश के लिए पैसे भेज दिया करते थे। एक दिन गुस्से से वह किचन में जाती है और कहती है, अरे ओ राखी की बच्ची, बाथरूम में ढेर सारे कपड़े रखे हैं और तू यहाँ किचन में आराम से बर्तन धो रही है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर घर के और भी काम कर। ठीक है माँ, मैं अभी करती हूँ। इसके बाद राखी जल्दी जल्दी बर्तन धोकर बाथरूम में कपड़े धोने चली जाती है। पूरे घर के कपड़े धोने के बाद राखी नहा धोकर थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। राखी अपने बेड पर लेटी ही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ उसे आवाज लगाती है, अरे ओ राखी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे कमरे में आ। राखी अपनी सौतेली माँ की गुस्से से भरी आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है और दौड़ी दौड़ी कमरे में पहुँच जाती है। बोली माँ, आपने मुझे आवाज क्यों लगाई? हाँ, तू कहाँ चली गई थी? मैं इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ। कुछ नहीं माँ, मैं घर के सभी काम करके थोड़ा आराम करने गई थी। हरामखोर, तुझे पूरे दिन सोने और खाने की फुर्सत कहाँ मिलती है? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आकर थोड़ा सर दबा दे। इसके बाद राखी अपनी सौतेली माँ का सर दबाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब निर्मला सो जाती है तो राखी भी शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। इस तरह पूरा दिन काम करने के बाद भी राखी को अपनी सौतेली माँ की खरी खोटी सुननी पड़ती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन राखी गार्डन में पानी दे रही होती है कि तभी उसकी पड़ोस की एक सहेली उसके पास आती है। हेलो राखी, आज बहुत दिन बाद नजर आ रही हो। कुछ नहीं पायल, वो आजकल स्टडीज में ही पूरा दिन निकल जाता है, इसलिए मैं बाहर खेलने नहीं आ पाती हूँ। वाह राखी, तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे हैं, तुम्हें पूरा दिन पढ़ने लिखने का समय देते हैं और तुम्हारी हर एक जरूरत का ध्यान रखते हैं। इस तरह राखी अपनी सहेली से झूठ बोल देती है क्योंकि वह जानती थी कि निर्मला यह सब खिड़की से सुन रही है और अगर उसने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो वह उसे बहुत मारेगी। इस तरह थोड़ी देर बाद राखी की सहेली अपने घर चली जाती है। पौधों को पानी लगाने के बाद जब राखी अपने कमरे में सोने जा रही होती है तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है। सुन काली कलमोही, तू क्या अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ा रही थी? तुझसे घर के कुछ काम तो होते नहीं, बस पूरे दिन इधर उधर की चुगली करवा लो। नहीं माँ, वो पायल अपने आप मुझसे मिलने आई थी, इसलिए मैं 2 मिनट खड़ी हो गई थी। ठीक है, अब जा किचन में जाकर कुछ खाना बना ले। शाम को मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, नाक मत कटवा देना मेरी। दिन भर की थकी हुई राखी किचन में खाना बनाने चली जाती है। राखी पकौड़े बनाने के लिए आलू काट रही होती है कि तभी उसकी एक उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। यह देख राखी जोर से चिल्लाती है और दौड़कर सौतेली माँ के पास जाती है। माँ जी, कृपया कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स ला दीजिए, मेरा हाथ कट गया, बहुत जलन हो रही है। क्यों शोर मचा रही है? जरा सा ही तो लगा है। जब मैं किचन में काम किया करती थी तो हमारा पूरा हाथ जल जाया करता था। चल जा किचन में पहले खाना बना, उसके बाद अपना हाथ ठीक कर लियो। नहीं माँ, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। अरे कामचोर, काम नहीं करना तो बहाना मार रही है। मुझे पता है तूने जानबूझकर अपना हाथ काटा है ताकि सभी लोगों का खाना मुझे बनाना पड़े, परंतु मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। चल जाकर किचन में खाना बना। मासूम राखी रोते रोते सारा खाना बनाती है और जैसे तैसे खाना तैयार कर देती है। रात होते ही निर्मला की सहेलियां आ जाती है। वह लोग जैसे ही खाना खाते हैं तो उन्हें नमक तेज लगता है। ओह माय गॉड, कितना गंदा टेस्ट है, इसका पूरा मूड खराब कर दिया। इससे अच्छा तो मैं बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेती। सही कह रही हो बबीता बहन, यह लोअर मिडिल क्लास खाना हमें क्यों अच्छा लगेगा? इसमें से जलने की बदबू आ रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर दोनों सहेलियां वहाँ से घर चली जाती है। अपना इस तरह मजाक उड़ता हुआ देख निर्मला बहुत क्रोधित होती है। निर्मला किचन में जाकर राखी को बहुत मारती है, जिससे राखी के पैर में चोट लग जाती है। अपने ऊपर इतना अत्याचार देखकर राखी बहुत दुखी होती है और आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे चली जाती है। राखी देर रात को जंगल की तरफ जाती है और नदी के पास पहुंच जाती है। हे जादुई नदी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ और मैं मरना चाहती हूँ,
कृपया मुझे अपने अंदर संभालें। इतना कहकर राखी नदी में कूदने जा रही होती है कि तभी राखी की सगी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें इस तरह किसी दूसरे की वजह से अपने आप को मारने का कोई हक नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है मेरी बात केवल तुम ही अपने पिताजी का सहारा हो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी वह सौतेली माँ लालच में आकर तुम्हारे पिताजी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी। तुम्हारे पिताजी किसके सहारे जिएंगे? तुम बेफिक्र होकर घर वापस चली जाओ। मैं तुम्हारी सौतेली माँ को एक मौका देकर आ रही हूँ। अगर इसके बाद भी वह नहीं सुधरी तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। यह लो, यह जादुई गुलाब तुम रख लो। इस गुलाब से तुम जो भी चीज मांगोगी वह चुटकियों में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें कभी भी कोई मुसीबत हो, यह गुलाब से कह देना, यह तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेगा। इतना कहकर राखी की सगी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। हे जादुई गुलाब, कृपया मुझे जादू से मेरे कमरे में भेज दो। गुलाब ऐसा ही करता है और अपने जादू से राखी को उसके कमरे में पहुँचा देता है। उस रात राखी जादुई गुलाब की मदद से भर पेट खाना खाती है और चैन की नींद सोती है। अगली सुबह राखी जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेती है। राखी सुबह सुबह अपनी सौतेली माँ के कमरे में चाय देने जाती है तो वह देखती है कि उसकी सौतेली माँ तो ठंड से कांप रही है। यह देखकर राखी बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? नहीं मेरी प्यारी बेटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बॉडी इस तरह क्यों कांप रही है? मुझे लगता है मुझे हाई फीवर हुआ है। अब मैं बच नहीं पाऊंगी। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद राखी अपने कमरे में जाकर वह जादुई गुलाब ले आती है। माँ, ये जादुई गुलाब है, आप कृपया इसे एक बार सूंघ लें। इसकी खुशबू मात्र से ही आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। राखी की सौतेली माँ ऐसा ही करती है और उसकी खुशबू सूंघते ही वह पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। यह सब देखकर उसे अपनी सौतेली बेटी पर बहुत नाज होता है और वह अपनी पिछली सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांगती है। राखी भी अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी उस जादुई फूल के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रेशमा नाम की एक लड़की अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ रहा करती थी। रेशमा के बचपन से ही सफेद बाल थे, इसीलिए सभी उसे बुढ़िया कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वही पिंकी देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। बेटी पिंकी, तुम तैयार हो जाओ, शाम को हम रमेश मामा की शादी में चलेंगे। माँ, क्या रेशमा भी हमारे साथ चलेगी? हाँ बेटा, पूरा परिवार साथ चलेगा। हाँ तो ठीक है माँ, एक काम करो, आप सभी पार्टी में हो आओ। अगर रेशमा जाएगी ना तो मैं उस पार्टी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बेइज्जती होती है और सब मुझे बुढ़िया की बहन कहकर बुलाते हैं। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रेशमा तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें ऐसा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। अरे इसमें सोचना क्या है माँ, इसकी वजह से बेइज्जती मुझे सहनी पड़ती है। माँ, अगर ऐसा है तो मुझे पार्टी में नहीं जाना। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन रेशमा पिंकी के पास जाती है और कहती है, पिंकी मेरी तबीयत खराब है और मुझे चक्कर भी आ रहा है, इसीलिए मुझे घर ले चल। मैंने टीचर से सारी बातें कर ली है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्या तेरी नौकर हूँ? अपना बैग उठा और निकल यहाँ से। और अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। रोते रोते रेशमा वहाँ से चली जाती है और घर आकर उसकी माँ रेशमा से कहती है, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? रेशमा अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। नहीं नहीं, रोना बंद करो बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। जब वो घर आएगी ना तब मैं उससे बात करूंगी। कुछ देर के बाद पिंकी घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, पिंकी, मैंने सुना तुम अपनी बहन को नौकरानी बोल रही थी। माँ, मैंने इससे कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया कर, और इसे कितनी बार ये भी कहा है कि मेरे किसी भी दोस्त के सामने मुझे बहन मत कहा कर। पता है मेरे सारे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं ये बुढ़िया मेरी बहन क्यों है। इतना कहकर पिंकी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो चुकी थी और अब उनके माता पिता को अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता हो रही थी। सुनिए जी, हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई है और अब उनकी शादी के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं आज ही अपने दोस्तों से बात करता हूँ।
कुछ दिनों बाद लड़के वाले रेशमा को देखने आते हैं। संजय कुछ देर रेशमा से अकेले में बात करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, रेशमा बहुत ही अच्छी लड़की और समझदार है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? तू इस बुढ़िया से शादी करेगा क्या? माँ, इससे अच्छी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। अरे भाई, तू पागल हो गया है क्या? चल घर चल, तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आएंगे। नहीं बहन, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूँगा। इसके बाद संजय और रेशमा की शादी का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद संजय और रेशमा की धूमधाम से शादी हो जाती है। संजय रेशमा को बहुत अच्छे से रखता था, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ और बहन रेशमा के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। संजय के जाने के बाद दोनों रेशमा को बहुत पीटा करती थी और उससे ही घर का सारा काम कराते थे। ऐसे ही एक दिन संजय की माँ रेशमा से बोलती है, सुन बुढ़िया, आज मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रही हैं, तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना कर रखियो और उनके सामने अपनी शक्ल न दिखाइयो, और अगर दिखाना भी पड़े तो अपने बालों पर कपड़ा रखकर बाहर आइयो। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद कोकिला की सहेलियाँ उसके घर पर आती है और रेशमा उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे वाह कोकिला, तेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाने में तो मजा ही आ गया। तेरी बहू खाना इतना अच्छा बनाती है तो देखने में भी कितनी खूबसूरत होगी। अरे हम उससे मिलना चाहते हैं, एक बार अपनी बहू को बाहर तो बुलाओ। नहीं, मेरी बहू की तबीयत खराब है, इसीलिए वो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने चली गई, तुम फिर कभी मिल लेना। अरे साफ बोलना, तू हमें मिलवाना नहीं चाहती। चल कोई बात नहीं। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? रुको, मैं अभी बुलाती हूँ। मेरी बहू रानी, जरा बाहर तो आओ, मेरी सहेलियाँ तुमसे मिलना चाहती है। रेशमा अपने सर पर कपड़ा बांधे बाहर आती है। अरे वाह, तेरी बहू कितनी संस्कारी है और कितना खूबसूरत, देखो तो सिर पर कपड़ा बांध कर आई है। तभी अचानक से रेशमा के सर से कपड़ा गिर जाता है और उसके सफेद बाल सबको दिख जाते हैं। तभी एक सहेली कहती है, ओ पता चल गया, ये अपनी बहू क्यों नहीं दिखाना चाहती थी हमें। अरे इसकी बहू तो बुढ़िया है। बंद करो ये बातें और चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। हाँ, हमें भी तेरे घर आने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद सभी औरतें वहाँ से चली जाती है और कोकिला बहुत ही गुस्से में रेशमा की पिटाई करने लगती है और बोलती है, कल मुही इस कपड़े को ठीक से नहीं रख पाई और मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी नाक कटवा दी। कोकिला रेशमा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और रोते रोते रेशमा वहाँ से चली जाती है कि तभी वो देखती है एक जगह पर थोड़ी सी बारिश हो रही थी और वो कहती है, अरे ये कैसी जगह है, सिर्फ यहीं पर बारिश हो रही है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, ये एक खास जगह है, ये किसी को दिखाई नहीं देता, तुम बहुत ही नेक दिल की लड़की हो, इसीलिए ये तुम्हें दिखाई दिया। बताओ बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? रेशमा परी को वो सारी बातें बताती है। ये बात सुनकर परी अपने जादू से रेशमा को एक सोने की जादुई लिपस्टिक देती है और कहती है, बेटी तुम इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लो, उसके बाद देखना इसका जादू। रेशमा उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही उसके बाल बहुत ही सुनहरे और खूबसूरत हो जाते हैं। ये देखकर रेशमा बहुत खुश होती है और रेशमा परी का धन्यवाद करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर आकर सभी लोग रेशमा को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी संजय कहता है, अरे ये सब कैसे हुआ रेशमा, तुम्हारे बाल अचानक से इतने खूबसूरत कैसे हो गए? रेशमा उन सभी को जादुई सोने की लिपस्टिक के बारे में बताती है। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से रेशमा अपने परिवार के साथ एक बार की बात है, एक गांव में नेहा और नैना नाम की दो बहनें रहा करती थी। नेहा का रंग बहुत ही ज्यादा गोरा था और वही नैना का रंग सांवला था, इसीलिए उनकी माँ भी नैना से ही घर का पूरा काम करवाती थी और वही वो नेहा से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। एक दिन नैना और नेहा की माँ नैना से बोलती है, अरे ओ कलमुही, जरा अच्छे से काम कर और हाँ, काम खत्म करने के बाद तू जाकर मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। जी माँ, मैं बस 2 मिनट में ये काम खत्म करके आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना बोलकर नैना अपना बचा हुआ काम करने के बाद अपनी माँ के लिए चाय लेने चली जाती है। उसकी माँ कहती है, अरे जल्दी से चाय लेकर आ, अभी तक तेरा 2 मिनट नहीं हुआ है क्या? तेरे 2 मिनट की चाय ने तो पूरा 1 घंटा लगा दिया। आखिर चाय लेने गई है या फिर कुछ और लेने गई है?
तभी नैना कहती है, माँ ये रही आपकी चाय। वो क्या है ना माँ, चाय बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। चल कोई बात नहीं, अब तू एक काम कर, जाकर घर की सफाई कर और हाँ कपड़े और बर्तन भी धो लेना। इस तरह नैना के कालेपन की वजह से उसे हमेशा भला बुरा सुनने को मिलता था, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ शॉपिंग के लिए जा रही थी। तभी वो नैना से कहती है, सुन नैना, मैं अभी शॉपिंग पर जा रही हूँ। आज मैंने घर पर अपनी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए बुलाया है, तो तू घर का काम करने के बाद खाना भी खा लेना। जी माँ, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। इसमें आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके बाद उसकी माँ नेहा से कहती है, बेटी नेहा, अब तुम ये गेम खेलना बंद कर दो और हाँ शाम को पार्टी के लिए नए वाले कपड़े पहनना, ठीक है? और सुनो, शाम को मेरी सहेलियों के सामने तुम भी खाना लेकर आना, तुझे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ माँ ठीक है, शाम को मैं ही खाना लेकर आऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ शॉपिंग पर चली जाती है। शाम को उसके घर पर उसकी सारी सहेलियाँ आती है और खाना खाती है। तभी उसकी सहेली कहती है, वाह, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या ये खाना नैना ने बनाया है? हाँ, ये खाना नैना ने ही बनाया है, पर खाने से क्या, जब शक्ल ही काली हो तो खाना अच्छा होकर क्या होगा? देखो मेरी बेटी नेहा को, वो कितनी खूबसूरत है। चलो कोई बात नहीं, पर तुम एक बात बताओ, तुम हमेशा घर का पूरा काम नैना से क्यों करवाती हो और उस पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? अरे ऐसा नहीं है, वो तो बस खुद ही घर का सारा काम करती है। मैं तो उसे मना भी करती हूँ, पर वो कहाँ किसी की सुनती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर नैना काफी दुखी हो जाती है। फिर उसके बाद सारी सहेलियाँ भी अपने अपने घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब नैना कपड़े सुखा रही थी, तभी वहाँ पर नेहा आती है और कहती है, सुन नैना, मेरे लिए तो खाना बना दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ नेहा, मैं अभी बस ये कपड़े सुखा लूं, उसके बाद तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। नेहा नैना की बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ के पास रोते हुए जाती है और कहती है, माँ, अगर मैंने नैना से कहा कि मेरे लिए कुछ खाना बना दे, तो उसने मना कर दिया और बोल रही है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, और उसने ये भी कहा कि तुम खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती। नेहा की बातें सुनकर उसकी माँ तुरंत गुस्से से नैना के पास पहुँचती है और उससे कहती है, क्या रे नैना, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी के लिए खाना बनाने से मना किया? ये बोलकर नैना की माँ नैना को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तेरी ये मनहूस शक्ल एक पल भी नहीं देख सकती। नैना रोते हुए वहाँ से चली जाती है और एक कुएं के किनारे जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज को सुनकर उस कुएं से मारा नाम की एक परी बाहर आती है और नैना से कहती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या बात है? परी की बातें सुनकर नैना रोते हुए परी को अपनी पूरी परेशानी बताती है। उसके बाद परी नैना से कहती है, ओ तो ये बात है, तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी बच्ची, ये लो एक जादुई फ्रॉक, तुम जैसे ही इस फ्रॉक को पहनोगी तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और ये तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। नैना तुरंत उस फ्रॉक को पहन लेती है और फ्रॉक पहनते ही वो बहुत ही ज्यादा गोरी और खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर नैना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और खुशी से नाचने लगती है। उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। तभी नैना को ऐसा देखकर उसकी माँ कहती है, ए लड़की, कौन है तू और मेरे घर में इस तरह घुसकर क्यों आई है? क्या काम है तुझे? माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ नैना, आपकी छोटी बेटी। अब मैं पहले जैसी काली नहीं रही, अब मैं भी खूबसूरत हो चुकी हूँ। क्या तुम नैना हो? पर तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई? इसके बाद नैना अपनी माँ को सारी बात बताती है कि किस तरह उस परी ने उसे जादुई फ्रॉक दिया और वो इतनी खूबसूरत हो गई। ये सारी बातें सुनकर नैना की माँ उससे माफी मांगती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। इसके बाद नैना की माँ नैना को बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद से नैना अपनी माँ और अपनी बहन नेहा के साथ कुछ समय पहले की बात है। रूबी अपने माता पिता के साथ कमलपुर नामक गांव में हंसी खुशी से रहा करती थी।
रूबी के माता पिता अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। रूबी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। रूबी को बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था। रूबी के माता पिता उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब रूबी रोज स्कूल जाया करती है और वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करती। रूबी घर आकर अपनी माँ के फोन से यूट्यूब की मदद से तरह तरह के मेकअप देखा करती और उसे अपने फेस पर अप्लाई करती। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब रूबी बड़ी हो जाती है। एक दिन रूबी की माँ रूबी से कहती है, रूबी बेटा, तू रोज रोज अपना मेकअप करती रहती है और अपना सारा मेकअप प्रोडक्ट खत्म कर देती है। तेरे पिताजी इतना नहीं कमाते कि हम तुझे इतना पैसा तेरे मेकअप के लिए लाकर दे सकें। रूबी, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें मेकअप करना तो आता ही है, क्यों ना तुम अपनी ही पार्लर की दुकान खोल लो, जिससे तुम दूसरों का मेकअप कर सकोगी और उसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिल सकेंगे। रूबी अपनी माँ के कहने से पार्लर की दुकान खोल लेती है। रूबी को बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। अच्छा मेकअप करने की वजह से कुछ ही महीनों में उसका पार्लर बहुत अच्छा चलने लगता है। अब गांव के सभी लोग तैयार होने के लिए रूबी से ही मेकअप करवाने आते। गांव में चाहे शादी ब्याह हो या कोई भी फंक्शन, सभी लोग बस रूबी के पास ही मेकअप करने आते। अब गांव के लोगों को मेकअप करवाने के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ता। रूबी रोज लोगों को तरह तरह के मेकअप करती है और अपने कस्टमर्स के बालों में नई नई कटिंग करती तो कभी उनके बालों का कलर सुंदर कर देती, जिस कारण गांव के बाकी पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलते और वो लोग खाली बैठे रहते हैं। एक दिन परी लोग की कुछ परियां पृथ्वी पर अपना मेकअप करवाने आती है। परी अपना सबसे सुंदर मेकअप करवाने के लिए सभी पार्लर वालियों को अपने महल में बुलाती है। एक एक करके सभी मेकअप आर्टिस्ट परी का मेकअप करने लगती हैं, परंतु परी को किसी का मेकअप पसंद नहीं आता। परंतु जब रूबी परी का मेकअप करने लगती है और इसका मेकअप पूरा हो जाने के बाद परी अपना चेहरा देखती है तो वो देखती है कि वह तो पहले से कई गुना खूबसूरत हो चुकी है। यह देख सोनम परी बहुत खुश होती है। वह अपनी चमकीली आँखों और सुंदर गालों को देख अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। सभी पार्लर वाली लड़कियां रूबी के मेकअप को देख दंग रह जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि रूबी ने तो कोई पार्लर का कोर्स भी नहीं किया है, फिर भी वो इतना सुंदर मेकअप कैसे कर लेती है। मेकअप पूरा हो जाने के बाद जब रानी परी अपनी बेटी सोनम परी को देखती है तो उसे देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि रूबी के मेकअप करने के बाद उनकी बेटी बहुत सुंदर लग रही थी। रूबी बेटा, तुमने तो मेरी बेटी को बहुत ही बदल दिया है। वो बहुत ही सुंदर लग रही है, जिस कारण मैं तुम्हें खुश होकर यह सोने की 50 मुद्राएं एडवांस के रूप में दे रही हूँ। धन्यवाद रानी परी माँ, मैंने तो बस इनका मेकअप किया है। इसके बाद जैसे ही सोनम परी रानी परी के साथ अपने दूसरे कमरे में जा रही होती है कि तभी उसके पर्स में से एक जादुई नेल पॉलिश गिर जाती है और रूबी के मेकअप के साथ मिल जाती है। जादुई नेल पॉलिश को रूबी के मेकअप में मिलता हुआ कोई नहीं देख पाता, जिस कारण रूबी अपनी मेकअप किट में गलती से वह जादुई नेल पॉलिश भी रख लेती है। अंत में सभी पार्लर वाली अपने घर चली जाती है। अगले दिन रूबी के पार्लर में मेकअप कराने के लिए 2 सहेलियां आती है। रूबी दीदी, आज मुझे रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं, आप मेरा बहुत सुंदर सा मेकअप कर दो। रूबी उस लड़की का मेकअप करने लगती है। रूबी जैसे ही अपने मेकअप किट से मेकअप निकालती है तो वह अपने मेकअप किट में एक सुंदर सी चमकती हुई नेल पॉलिश देखती है, जिसे देख रूबी सोचती है, इस नेल पॉलिश को तो मैंने कभी नहीं खरीदा, तो यह इतनी सुंदर नेल पॉलिश कहाँ से आ गई? यह तो कोई जादुई नेल पॉलिश दिखाई देती है। इसके बाद रूबी उस लड़की का मेकअप करने लगती है। रूबी जैसे ही वह नेल पॉलिश उस लड़की को लगाती है, वह देखती है कि इस लड़की का रंग काले से गोरे में बदल जाता है और वह इस जादू को देख आश्चर्यचकित रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने इतने सुंदर रंग को देख वह लड़की बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो अपने मेकअप से मेरा रूप ही बदल दिया। वह लड़की रूबी को खुश होकर 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे देती है और उसका धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अब रूबी इस नेल पॉलिश का जादू देखकर समझ गई थी कि वह कोई आम नेल पॉलिश नहीं है। रूबी नेल पॉलिश का जादू देखकर लालच में आ जाती है और वह अपने पार्लर में मेकअप के साथ साथ काले और गोरे रंग में बदलने का भी काम शुरू कर देती है और पार्लर में आए लोगों से मेकअप के बदले एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने लग जाती है। रूबी किसी भी काले रंग की लड़की या लड़के को गोरे रंग में बदलने के लिए उनसे कई सारे नोटों की गड्डियां मांगती है। एक दिन सोनम परी रूबी के पार्लर में वापस थ्रेडिंग करवाने के लिए आती है तो वह रूबी से पूछती है,
रूबी, मुझे लगता है जब तुम मेरा मेकअप करने के लिए आई थी तो मेरी जादुई नेल पॉलिश तुम्हारी उस मेकअप किट के साथ आ गई है। और मैंने यह भी सुना है कि तुम मेरी उस जादुई नेल पॉलिश की मदद से लोगों का रंग बदलने लगी हो। मैंने तो कभी भी लोगों के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं देखा जिससे वह लोगों का रंग बदल सके। नहीं परी जी, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे पास आपकी कोई जादुई नेल पॉलिश नहीं है। इतना सुनकर सोनम परी रूबी को सबक सिखाने की सोचती है और उसे अपने जादू से एक और जादुई नेल पॉलिश दे देती है। रूबी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे पता है तुम एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मैं तुम्हारी सच बोलने के व्यवहार से खुश होकर तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश दे रही हूँ। यह नेल पॉलिश परियों का मेकअप करने के काम आती है और इस नेल पॉलिश की बदौलत ही हम परियां इतनी सुंदर और खूबसूरत लगती हैं। ये नेल पॉलिश अब तुम रख लो और इसकी मदद से अपने सभी कस्टमर का मेकअप कर लिया करना। इस तरह सोनम परी रूबी को एक जादू से काला बनाने वाली नेल पॉलिश दे देती है। क्योंकि रूबी ने परी से झूठ बोला था, इसीलिए उसने सबक सिखाने के लिए उसके साथ ऐसा किया। थोड़ी देर बाद पार्लर में गांव का एक सेठ अपनी इकलौती बेटी पूनम के साथ रूबी के पार्लर में आता है। वह रूबी से कहता है, रूबी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पार्लर में मेकअप के साथ साथ ऐसा मेकअप भी किया जाता है जिससे किसी भी काले रंग के इंसान को हमेशा के लिए गोरा किया जा सकता है। हाँ मालिक, आपने सही सुना है। हमारे यहाँ ऐसा मेकअप होता है, परंतु उसके बदले में ढेर सारे पैसे लेती हूँ। क्या आप मुझे इतने सारे पैसे दे सकोगे? बेटा, तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम बस मेरी बेटी को गोरे रंग में बदल दो। और हाँ, याद है, अगर तुमने इसके चेहरे को सुंदर नहीं किया तो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ी सजा दूंगा। सेठ के इतना कहते ही रूबी पूनम का मेकअप करती है और जैसे ही वह उस दूसरी जादुई नेल पॉलिश को पूनम के हाथों पर लगाती है, पूनम का चेहरा पहले से भी ज्यादा काला और बदसूरत हो जाता है। यह देख सेठ को रूबी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से रूबी को मारने लगता है और मारते हुए कहता है, रूबी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी बेटी को सुंदर बनाना है, ना कि बदसूरत। रूबी, यह तुमने क्या कर दिया? अब तुम्हें मेरी बेटी को पहले जैसा करना होगा। सेठ रूबी को मार मार कर उसका चेहरा काला कर देता है। मुझे माफ करना सेठ जी, मुझसे कुछ गलती हो गई है। मैं अभी इसे हमेशा के लिए गोरा कर देती हूँ। इसके बाद रूबी परी की वह पहली नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती है। रूबी के बार बार वह नेल पॉलिश लगाने के बाद भी सेठ की बेटी काली की काली ही रह जाती है, क्योंकि परी ने अपनी जादुई शक्तियों से उस नेल पॉलिश का जादू खत्म कर दिया था। इसके बाद रूबी सेठ और पूनम से माफी मांगती है और बहुत रोती है। अब रूबी को अपनी गलती का एहसास होता है और कभी भी वो उस जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करेगी। यह देखकर परी उसके पार्लर में प्रकट हो जाती है। परी अपनी जादुई शक्तियों से सेठ की बेटी को सुंदर और गोरा कर देती है। रूबी, ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। तुम धन दौलत के लालच में गलत रास्ते पर चली गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से वो दूसरी जादुई नेल पॉलिश दी। मैं तुम्हें एक मौका और दे रही हूँ। आज के बाद कभी इस तरह का लालच में मत आना, झूठ मत बोलना, लोगों से पैसे मत ठगना। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद रूबी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह आगे कभी उन जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल नहीं करती।